आप सब। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वैदिक काल, है ना। सामाजिक अध्ययन से वैदिक काल आज हमारा टॉपिक है। वैदिक काल से 30 प्रश्न लिया गया है और ये 30 प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये 30 प्रश्न। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं? ए है 1017 सूक्तियां हैं, बी है 1028 सूक्तियां हैं, सी है 1038 सूक्तियां हैं, या डी है 1048 सूक्तियां हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1028 सूक्तियां हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्तियां हैं और 10 मंडल हैं, है ना। 1028 सूक्तियां और 10 मंडल हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऑप्शन के क्या होगा? ए है 8 मंडल हैं, बी है 9 है, सी है 10 है, या डी है 12 है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मंडल हैं। अभी ऊपर बताया था ना क्वेश्चन में, 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। और सूक्तियां कितनी है? 1028 सूक्तियां हैं, है ना। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और पहला और 10वां जो होता है ये नया मंडल माना जाता है। पहला और 10वां सबसे नया माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है आपसे? गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस वेद में वर्णित है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन देखिए, साम वेद में, बी है यजुर्वेद में, सी है ऋग्वेद में, या डी है अथर्ववेद में। किस वेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है, याद रखिएगा। ये गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है ना, 3रे मंडल में मिलता है। यह सूर्य देवता सविता को समर्पित है, या सूर्य देवता सविता को समर्पित है, ठीक है। और बाकी 3 ऑप्शन देख लेते हैं। साम वेद जो है ये संगीत का वेद, इसमें संगीत माना जाता है, संगीत वर्णित है, तो संगीत का वेद कहा जाता है। यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञ मिलता है, और अथर्ववेद जो है इसमें जादू टोना औषधि वगैरह, है ना, ये सारी चीजें वर्णित है। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 4 नंबर का क्वेश्चन है, अथर्ववेद मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए है संगीत से संबंधित है, बी है जादू टोना और चिकित्सा से संबंधित है, और सी है यज्ञ विधि से संबंधित है, या डी है युद्ध कला से संबंधित है। तो बताइए आंसर क्या होगा? सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए देखने में ऐसा लग रहा होगा कि आपने पढ़ा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन एकदम रट डालिए। चलिए बताइए क्या होगा आंसर? अभी ऊपर बताया था ना, तो क्या होगा इसका आंसर? अथर्ववेद मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जादू टोना और चिकित्सा से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 नंबर का, जो पूछा जा रहा है, प्रारंभिक वैदिक काल में कौन सी सभा मुख्य कार्य करती थी? कौन सी सभा वैदिक काल में मुख्य कार्य करती थी? तो वो सभा कौन थी? ए है वो सभा, बी है समिति थी, ए है सभा थी, या बी है समिति थी, सी है विदाठ था, या फिर डी है उपनिषद था। तो पहली बात तो डी ऑप्शन देख लीजिए, ये उपनिषद जो है ये कोई सभा नहीं है, ये ग्रंथ है, कोई सभा नहीं है ना। तो ये तो पहले ही कट गया उपनिषद। उसके बाद अब बताइए प्रारंभिक वैदिक काल में कौन सी सभा मुख्य कार्य करती थी? तो राइट आंसर इसका होगा समिति। समिति जो थी वो वैदिक काल में मुख्य कार्य करती थी, है ना। समिति एक जनसभा थी जिसमें राजा से जुड़ी महत्वपूर्ण नीतियों पर विचार किया जाता था। समिति जो थी एक जनसभा थी जिसमें राजा से जुड़ी महत्वपूर्ण नीतियों पर विचार किया जाता था। और सभा क्या था? ये चुनिंदा व्यक्तियों की सभा थी, है ना। और विदाठ क्या था? तो विदाठ जो है वो था धार्मिक और सैन्य कार्यों के लिए, धार्मिक और सैन्य कार्यों के लिए। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति क्या थी? प्रारंभिक वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति क्या थी? तो
ऑप्शन है ए भूमि थी, बी है गौ यानी गाय थी, सी है स्वर्ण था या डी है दास था। तो प्रारंभिक वैदिक काल, याद रखिएगा प्रारंभिक वैदिक काल पूछा जा रहा है, में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति क्या थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति गौ थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। प्रारंभिक वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, इसलिए गाय संपत्ति का मुख्य आधार थी। भूमि का महत्व बाद में बढ़ा, है ना। भूमि का जो महत्व है, नहीं तो भूमि पहले ही कोई भी होगा तो भूमि ही लगाएगा, तो भूमि का महत्व बाद में बढ़ा। पहले क्या था? पहले मुख्य पशुपालन जो होता है, पशुपालन मुख्य व्यवसाय था उनका, तो इसलिए क्या था? गाय था, गाय मुख्य संपत्ति थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का। गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए, कन्या का हरण कर विवाह करना, बी है पिता की अनुमति से विवाह करना, सी है माता पिता की सहमति के बिना प्रेम विवाह करना, और डी है वर कन्या के बीच देव पूजा का विवाह करना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंधर्व विवाह जो है माता पिता की सहमति के बिना प्रेम विवाह, माता पिता की सहमति के बिना जो विवाह होता है, यानी जिसे हम प्रेम विवाह कहते हैं, आजकल जो लव मैरिज है ना, वही है गंधर्व विवाह। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस देवता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? ऑप्शन दिया गया है, ए है इंद्र को माना गया है, बी है वरुण को माना गया है, सी है अग्नि को माना गया है, या डी है सोम को माना गया है। तो आंसर क्या होगा? एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में किस देवता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, इंद्र देवता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है ना। ऋग्वेद में इंद्र देवता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इंद्र को युद्ध का देवता कहा गया है, इंद्र को युद्ध का देवता कहा गया है, और सबसे अधिक मंत्र इन्हें समर्पित है। अग्नि और सोम भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इंद्र सर्वोपरि है। ठीक है, अग्नि और सोम भी है, लेकिन इंद्र क्या है? सर्वोपरि है, और सबसे अधिक मंत्र इन्हीं को समर्पित है, तो इनको युद्ध का देवता भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का, जो पूछा जा रहा है आपसे, महाजनपद शब्द का प्रयोग किस काल में हुआ? क्या होगा? महाजनपद शब्द का प्रयोग किस काल में हुआ? राइट आंसर क्या होगा इसका? आंसर बताइए क्या होगा? महाजनपद शब्द का प्रयोग किस काल में हुआ? तो ऑप्शन देखिए, ए है प्रारंभिक वैदिक काल में हुआ, बी है उत्तर वैदिक काल में हुआ, सी है मौर्य काल में हुआ, और डी है गुप्त काल में हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाजनपद शब्द का प्रयोग किस काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में हुआ। महाजनपद शब्द का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ, और उत्तर वैदिक काल में 16 महाजनपद बने, है ना। 16 महाजनपद बने उत्तर वैदिक काल में, 16 महाजनपद बने, जैसे मगध, कौशल, वत्स, वज्जी, है ना, ये सारे। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में लोहे को कहा गया, क्या कहा गया? लोहे को क्या कहा गया उत्तर वैदिक काल में? ऑप्शन है कृष्ण आयस कहा गया, बी है श्याम आयस कहा गया, सी है लौह कहा गया, या डी है तम आयस कहा गया। तो राइट आंसर क्या होगा? लोहे उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या कहा गया? तो राइट आंसर होगा कृष्ण आयस कहा गया, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण आयस कहा गया। और कृष्ण आयस का अर्थ क्या है? कृष्ण आयस का अर्थ है काला धातु, यानी जी लोहा। कृष्ण आयस का अर्थ है काला धातु, है ना, काला धातु। कृष्ण आयस का अर्थ है काला धातु यानी लोहा। इस समय कृषि में लोहे का उपयोग शुरू हुआ, इसी समय उत्तर वैदिक काल में कृषि का उपयोग शुरू हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या कहा जाता था? तो कृष्ण आयस कहा जाता था। और कृष्ण आयस का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है काला धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में यज्ञों के लिए मंत्र संकलित हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वेद में यज्ञों के लिए मंत्र संकलित हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद, डी है अथर्ववेद। तो राइट आंसर क्या होगा इसका?
इसका राइट आंसर क्या होगा? किस वेद में यज्ञों के लिए मंत्र संकलित हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। किस वेद में यज्ञों के लिए मंत्र संकलित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यज्ञ यजुर्वेद में मिलता है ना। यजुर्वेद में यज्ञ विधियों के लिए मंत्र है। ऋग्वेद जो है स्रोतों का संग्रह है, और सामवेद गायन और संगीत का है, और अथर्ववेद जो है जादू और औषधि, जादू टोना औषधि का है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सप्त सिंधु किसे कहते हैं? सप्त सिंधु किसे कहते हैं? सप्त सिंधु मतलब 7 नदी। किसे कहा जाता है? 7 नदियों को, चलो मैंने आंसर ही बता दिया, 7 पर्वतों को, 7 नगरों को, 7 राज्यों को। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 नदियों को। सप्त सिंधु जो है 7 नदियों को कहा जाता था। सप्त सिंधु का अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र, जिसमें सरस्वती, सिंधु, वितस्ता आदि शामिल थी, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ए, 7 नदियों का समूह सप्त सिंधु कहते हैं उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक काल में कर संग्रह करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? क्या है? वैदिक काल में कर संग्रह करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? ऑप्शन है ग्रामणी कहते थे, बी है संग्राहक कहते थे, या सी है भगदुंग कहते थे, या डी है समाहर्ता कहते थे। क्या कहते थे? ए है ग्रामणी कहते थे, या बी है संग्राहक कहते थे, या सी है भगदुग्ध कहते थे, या फिर डी है समाहर्ता। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगदुग्ध कहते थे। वैदिक काल में कर संग्रह करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो भगदुग्ध कहते थे, है ना। भगदुग्ध यानी भाग यानी कर था, भाग यानी कर, है ना, और भगदुग्ध उसका संग्रहण करना यानी कर का संग्रहण करना। और वहीं पे ग्रामणी क्या होता था? तो गांव का प्रमुख होता था। जो ग्रामणी है ये गांव का प्रमुख होता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक वैदिक काल की मुख्य आजीविका क्या थी? ऑप्शन है ए है शिकार करना था, बी है कृषि करना था, सी है पशुपालन था, या डी है हस्तशिल्प था। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रारंभिक वैदिक काल की मुख्य आजीविका क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन। पशुपालन था, है ना। प्रारंभिक वैदिक लोग मुख्य रूप से पशुपालन करते थे। कृषि का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो कृषि का विकास जो था उत्तर वैदिक काल में हुआ, और प्रारंभिक वैदिक काल में पशुपालन और उत्तर वैदिक काल में कृषि। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का। ऋग्वेद का नदी स्तुति सूक्त किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऋग्वेद का नदी स्तुति सूक्त किससे संबंधित है? ऑप्शन क्या दिया गया है? ए है नदियों की स्तुति, बी है पर्वतों की स्तुति, सी है पशुओं की स्तुति, और डी है वर्षा की स्तुति। तो नदी स्तुति, तो राइट आंसर हो जाएगा नदियों की स्तुति, है ना। नदी स्तुति ऋग्वेद का एक सूक्त है जिसमें नदियों की स्तुति की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली क्लास ये मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य का कौन सा अंग मंत्रों के अर्थ स्पष्ट करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य का कौन सा अंग मंत्रों के अर्थ स्पष्ट करता है? तो ऑप्शन है संहिता, या बी है ब्राह्मण, या सी है आरण्यक, या डी है उपनिषद। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण, है ना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? वैदिक साहित्य का कौन सा अंग मंत्रों के अर्थ स्पष्ट करता है? तो ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों की व्याख्या और मंत्रों का अर्थ बताते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे?
कह रहा है किस उपनिषद में नेति नेति या का उल्लेख है, किस उपनिषद में नेति नेति का उल्लेख है। अच्छा, ये नेति नेति क्या होता है? नेति नेति का मतलब यह नहीं है ना। नेति नेति मतलब यह नहीं और यह नहीं। नेति नेति का मतलब होता है, नेति नेति का अर्थ होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, है ना। तो चलिए इसी के साथ ऑप्शन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या पूछ रहा है इसमें? बृहदारण्यक या फिर ईश या फिर केन या फिर मुंडक, किस उपनिषद में नेति नेति का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक। बृहदारण्यक में नेति नेति का उल्लेख दिया गया है ना। नेति नेति का अर्थ क्या होता है, मैंने क्या बताया? यह नहीं, ठीक है। यह ब्रह्म के निराकार स्वरूप को बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वैदिक ग्रंथ में सामाजिक विचारों का सबसे अच्छा प्रतिबिंब है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किस वैदिक ग्रंथ में सामाजिक विचारों का सबसे अच्छा प्रतिबिंब है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद और डी है अथर्ववेद। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। यानी किस वैदिक ग्रंथ में सामाजिक विचारों का सबसे अच्छा प्रतिबिंब है? तो वो ऋग्वेद है ना। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसमें समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म आदि का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वैदिक काल में पुरोहित के प्रमुख कर्तव्य क्या थे? तो देख लीजिए फिर से क्वेश्चन। वैदिक काल में पुरोहित के प्रमुख कर्तव्य क्या थे? ऑप्शन है ए है युद्ध करना था, बी है यज्ञ करना था, या सी है कर संग्रह करना, या फिर डी है व्यापार करना। तो पूछ रहा है वैदिक काल में पुरोहित के प्रमुख कर्तव्य क्या थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यज्ञ करना, है ना। वैदिक काल में जो पुरोहित होते थे उनका मेन कर्तव्य था कि यज्ञ करना। पुरोहित का कार्य यज्ञ संपन्न करना था और यहीं पर कर संग्रह और युद्ध राजा व अन्य अधिकारियों का काम होता था। तो पुरोहित यज्ञ करते थे और कर का संग्रह कौन करता था? तो राजा करते थे और उनके और अधिकारी जो थे वो करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? 20 नंबर का प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ वेदांत कहलाता है? कौन सा ग्रंथ वेदांत कहलाता है? तो वेदांत कौन सा ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन ए है उपनिषद, या बी है ब्राह्मण, या सी है आरण्यक, या डी है संहिता। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद। वेदांत कौन सा ग्रंथ वेदांत कहलाता है? तो उपनिषद जो होता है उसे वेदांत कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों का अंतिम भाग होता है, इसलिए उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभा को महिला भागीदारी की अनुमति थी? किस सभा को महिला भागीदारी की अनुमति थी? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सभा, बी है समिति, सी है विदाट और डी है परिषद। लिखा गया है किस सभा को महिला भागीदारी की अनुमति थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समिति को, है ना। किस सभा को महिला भागीदारी की अनुमति थी? तो समिति को महिला भागीदारी की अनुमति थी। समिति एक जनसभा थी जिसमें महिलाएं भाग ले सकती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का है, अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा किया जाता था? 22 नंबर का प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा किया जाता था? ए है पुरोहित के द्वारा, बी है राजा के द्वारा, सी है ग्राम प्रमुख के द्वारा, या डी है व्यापारी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी है राजा के द्वारा। राजा जो होते थे वो अश्वमेध यज्ञ करते थे। अश्वमेध यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए राजा किया करते थे, है ना। अश्वमेध जो यज्ञ होता था वो शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं?
आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है, वैदिक काल में विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, 4 है या 6 है या 8 है या 10 है। तो कितने प्रकार हैं वैदिक काल में विवाह के, 8 प्रकार हैं जो अभी भी हैं, है ना। 8 8 जो हैं, 8 प्रकार के विवाह थे। पहला था ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, है ना। ब्रह्म विवाह था, दैव विवाह, दूसरा आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, और गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, है ना। 8 प्रकार के विवाह थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन है, किस वेद को मेलोडी का वेद कहा जाता है। ऑप्शन है साम वेद को कहा जाता है, बी है यजुर्वेद को कहा जाता है, सी है ऋग्वेद को कहा जाता है, या डी है अथर्ववेद को कहा जाता है। तो आंसर इसका क्या होगा, किस वेद को मेलोडी का वेद कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साम वेद को, है ना। संगीत मिलता है साम वेद में, तो साम वेद में संगीत का, साम वेद को संगीत का वेद कहा जाता है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल में कौन सी धातु ज्ञात थी। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक वैदिक काल में कौन सी धातु ज्ञात थी। ऑप्शन है ए है तांबा, बी है लोहा, सी है सीसा और डी है टिन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। प्रारंभिक वैदिक काल में कौन सी धातु ज्ञात थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। प्रारंभिक वैदिक काल में तांबे का प्रयोग होता था, लोहा उत्तर वैदिक काल में आया। याद रखिएगा यह प्रश्न, प्रारंभिक वैदिक काल में तांबा और उत्तर वैदिक काल में लोहा। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, सप्त सिंधु में कौन सी नदी शामिल नहीं है। सरस्वती, गंगा, सिंधु या बिपाशा। बताइए आप लोग क्या होगा, एक बार क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। सप्त सिंधु में कौन सी नदी शामिल नहीं है। ऑप्शन है सरस्वती, बी है गंगा, सी है सिंधु और डी है बिपाशा। तो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। सप्त सिंधु में यानी 7 नदियों का जो समूह है उसमें जो है गंगा है वो शामिल नहीं है। सप्त सिंधु क्षेत्र गंगा के पूर्व में नहीं है, इसलिए उसमें गंगा शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा वेद मुख्य रूप से गेय मंत्रों का संग्रह है। ऑप्शन क्या दिया गया है, ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद और सी है यजुर्वेद और डी क्या दिया गया है, अथर्ववेद। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद जो है मुख्य रूप से गेय मंत्रों का संग्रह है। सामवेद गाने योग्य मंत्रों का संग्रह है। गेय मतलब गाने, है ना, गेय मतलब होता है गाने योग्य, तो गाने योग्य मंत्रों का संग्रह है। तो क्या है, सामवेद है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वैदिक समाज में राजयूष यज्ञ का उद्देश्य क्या था। वैदिक समाज में राजयूष यज्ञ का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है पुत्र की प्राप्ति, बी है साम्राज्य की स्थापना, सी है कृषि संपन्नता और डी है युद्ध में विजय। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइए 28 का आप लोग। वैदिक समाज में राजयूष यज्ञ का उद्देश्य क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साम्राज्य की स्थापना करना, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साम्राज्य की स्थापना करना। वैदिक समाज में राजयूष यज्ञ का उद्देश्य था साम्राज्य की स्थापना करना। राजयूष यज्ञ साम्राज्य की प्रतिष्ठा के लिए किया जाता था, ठीक है। राजयूष यज्ञ जो था साम्राज्य की प्रतिष्ठा के लिए किया जाता था। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन है, किस सभा का स्वरूप सैन्य व धार्मिक दोनों था। किस सभा का स्वरूप सैन्य व धार्मिक दोनों था। ऑप्शन ए है सभा, बी है समिति, सी है विदाट और डी है परिषद। तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, किस सभा का स्वरूप सैन्य व धार्मिक दोनों था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदाट। विदाट जो था उसका क्या था, स्वरूप सैन्य और धार्मिक दोनों था। विदाट सभा धार्मिक, सैन्य और आर्थिक कार्यों के लिए थी। विदाट जो सभा थी वो क्या थी, धार्मिक, सैन्य और आर्थिक कार्यों के लिए थी, ठीक है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 30 नंबर का प्रश्न है, किस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई? ए है ऋग्वैदिक काल, या बी है उत्तर वैदिक काल, सी है मौर्य काल, या डी है गुप्त काल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, किस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा उत्तर वैदिक काल। वर्ण व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल में कठोर हो गई। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित और कठोर हो गई, जन्म पर आधारित तो हो गई और कठोर थी, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आज का हमारा 30 प्रश्न यहीं पे समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक कमेंट, वीडियो देख के जाइए तो लास्ट में एक कमेंट ज़रूर छोड़ दिया करिए, है ना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने आसपास के लोगों को जो भी हैं पढ़ने वाले उनको शेयर भी कीजिए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।